हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ पल्प। तो ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पल्प, एज चेंजेस और क्लिनिकल कंसिडरेशन। छोटा लेक्चर होगा ये और इसके बाद ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विद द पहला टॉपिक वी हैव डेवलपमेंट ऑफ पल्प। पल्प डेवलप कैसे होता है, राइट? तो अगर आप डेवलपमेंट ऑफ टूथ पे जाएंगे, सबसे पहले इफ़ यू रिमेंबर कि एक इनामल ऑर्गन होता है हमारे पास, और वो इनामल ऑर्गन, इसमें बीच में डेंटल पैपिला होता है, राइट? फिर धीरे धीरे इसमें हम जब डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे इनर इनामल एपिथेलियम की लेयर आती है, और फिर ये डेवलप होते होते ऊपर जाता है और आउटर इनामल एपिथेलियम बनाता है और क्राउन बनता है। मीनवाइल यहाँ पे क्या होता है कि ये इनर एनामल एपिथेलियम डिफरेंशिएट होके अमीलोब्लास्ट बनता है और ये इनामल ले करता है यहाँ पे, राइट? और ये इनामल यहाँ पे जो आउटर डेंटल पैपिला के सेल्स होते हैं, इनको ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट करता है, सिग्नल करता है ओडोंटोब्लास्ट में बनने को, और ये ओडोंटोब्लास्ट बनने के बाद यहाँ पे डेंटिन ले करते हैं, राइट? तो डेफिनेशन ऐसा कहती है कि ये डेंटल पैपिला को हम डेंटल पैपिला तब तक बोलते हैं जब तक इसके अराउंड डेंटिन ना बन जाए। जब जब इसके अराउंड डेंटिन बन गया, तो जब ये कुछ ऐसा दिखने लगता है, यहाँ पे ये मेरा डेंटल पैपिला है, और जब इसके अराउंड डेंटिन बन गया, ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएट हो गया और डेंटिन बन गया, तो अब हम इसको पल्प कहने लगते हैं। तो ऐसा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पल्प और डेवलपमेंट ऑफ पल्प। इसमें फिर क्या होता है कि हमारे पल्प में ब्लड और नर्व्स भी होते हैं, राइट? तो ब्लड वेसल्स आने लग जाते हैं 24th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब बच्चा जब पेट में होता है तो उसके 24th वीक में पल्प में ब्लड वेसल्स आने लगते हैं, और उसके पहले 18th वीक में ही यहाँ पे नर्व्स आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे पल्प का डेवलपमेंट होता है। पल्प के डेवलपमेंट में खुद का कुछ खास नहीं है। डेंटल पैपिला के पेरिफेरल सेल्स, मतलब जो बाउंड्री पे सेल्स होते हैं, वो ओडोंटोब्लास्ट बनते हैं, उसके अराउंड डेंटिन ले करते हैं। तो जब डेंटिन ले कर दिया तो अब इसको पल्प कहेंगे, और इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर सेकेंड टॉपिक है हमारा एजिंग ऑफ पल्प, कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, पल्प हमारे दांत के साथ बूढ़ा होता जाता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला सेलुलर चेंज आते हैं कि पल्प के सेल्स में चेंज आते हैं। तो सेल्स को क्या होता है कि उनका नंबर गिर जाता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है? फिर उनका साइज भी डिक्रीज हो जाता है, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, तो जो मेरे पास सेल है इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं, उनके भी नंबर्स कम हो जाते हैं। फिर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फाइब्रोब्लास्ट में क्या चेंज होता है। जो यंग पल्प होता है और ओल्ड पल्प के फाइब्रोब्लास्ट बाद में फाइब्रोसाइट्स बन जाते हैं। तो ये वही बता रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट बाद में फाइब्रोसाइट्स बन जाते हैं। फिर आते हैं सेकेंड चेंज, जो कि है फाइब्रोसिस। तो ये कहता है कि पल्प में फाइबर्स का डिपोजिशन होने लगता है। तो फाइबर्स कैसे डिपॉजिट होते हैं कि अगर मेरे पास ये एक दांत है और ये रूट है, ये क्राउन है, तो आइदर मेरे पास डिफ्यूज्ड फाइबर्स हो सकते हैं कि ऐसे 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 डिपॉजिट होने लगे, या फिर बंडल्स में डिपॉजिट हो सकते हैं, ऐसे गुच्छे बना के डिपॉजिट हो सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक ऐसा कहती है कि रूट में हमको ज़्यादा बंडल्स दिखते हैं और क्राउन में हमको ज़्यादा डिफ्यूज्ड फाइबर्स दिखते हैं। लेकिन एनी हाउ डिफ्यूज्ड हो या बंडल्स हो, फाइबर का नंबर इंक्रीज होता है जैसे जैसे पल्प एज करता है। फिर आता है वैस्कुलर चेंजेस, कि हमारे पल्प में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये हमारा पल्प है तो इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें क्या चेंजेस आएंगे। तो पहला चेंज आता है कि उसमें आपको प्लाक देखने को मिलेगा, तो जो कि हमने हार्ट प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं कि हार्ट, इसमें ब्लड वेसल है और यहाँ पे प्लाक का डिपोजिशन हो गया, आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। तो ये पल्प के अंदर भी होता है, ठीक है? दूसरा ये कहता है कि पल्प का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे लेयर है, यहाँ पे 3 लेयर होती है ना, तो जो हमारी मीडियल और एडवेंटिशियल लेयर है, यहाँ पे इन दोनों लेयर्स में कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन बढ़ रहा है, तो हमारा ये ब्लड वेसल मोटा होता चला जाएगा क्योंकि इसमें कोलेजन का डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है। फिर तीसरा है कैल्सिफिकेशन सराउंडिंग द वेसल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ हमारा दांत खत्म हो रहा है, अपाइकल फोरामेन, तो यहाँ पे जो पल्प है, यहाँ फोरामेन के पास हमको कैल्सिफिकेशंस दिख सकते हैं। कैल्सिफिकेशन इज जस्ट काइंड ऑफ, जिसको पत्थर कहते हैं, स्टोन कहते हैं।
तो कैल्सिफाइड मास का डिपोजिशन बढ़ सकता है रेडिकुलर पल्प में अपाइकल फोरामेन के पास। और चौथा है एंडोथेलियम इन एल्डरली शोज न्यूमरस पिनोसाइटिक वेसिकल्स। तो बेसिकली कि जो हमारा एंडोथेलियम होता है इसका कैपिलरी का, कैपिलरी इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेसिकल्स छोटे छोटे देखने को और माइक्रोफिलामेंट्स मिल सकते हैं। चौथा है डिफ्यूज्ड कैल्सिफिकेशन। डिफ्यूज्ड कैल्सिफिकेशन और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ये भी कुछ नहीं होता, ये भी एक कैल्सिफाइड डिपोजिशन है जो कि पल्प में होता है जनरली अराउंड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के बाद होता है ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग होता है। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि दूसरा इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो है पल्प स्टोन, जिसको डेंटिकल्स भी कहते हैं, और इसमें भी कैल्सिफाइड डिपोजिशन होता है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर रूट में है, ये क्राउन है और जस्ट लेट मी ड्रॉ इट ओवर है, तो अगर ये मेरे पास क्राउन है और ये रूट है, तो कैल्सिफाइड डिपोजिशन अगर क्राउन में देखने को मिल रहा है तो जनरली ये डेंटिकल या पल्प स्टोन होता है। लेकिन अगर ये रूट में देखने को मिल रहा है तो जनरली ये कैल्सिफिकेशन, डिफ्यूज्ड कैल्सिफिकेशन या डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ चेंज जो है पल्प स्टोन। तो पल्प स्टोन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का काइंड ऑफ, क्योंकि इस पे से एक क्वेश्चन, एक स्लाइड कुछ ना कुछ आता है, ये एसएक्यू में आता है, कभी कभी एलएक्यू में भी मेंशन करने को आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पल्प स्टोन क्या होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमारा पल्प है, पल्प चेम्बर है, उसके अंदर स्टोन हो गया। अब वो रूट में भी हो सकता है, क्राउन में भी हो सकता है। स्टोन क्या होता है, स्टोन इज जस्ट कैल्सिफाइड डिपोजिशन, कि मेरा एक ऐसे कैल्शियम का बंडल बन गया पत्थर जैसा, उसको स्टोन कहते हैं। अब ये masses, these are sorry, pulp stones are also called denticles, okay. These are nodular calcified masses appearing in either both coronal और root portion of the pulp organ, ठीक है। तो ये calcified masses हैं जो कि क्राउन में या रूट में दोनों में हो सकते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस किस टाइप के होते हैं। तो अगर हम इसके लोकेशन पे देखें कि ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो ये 3 टाइप का होता है, फ्री, अटैच्ड और एम्बेडेड, ठीक है। तो फ्री क्या होता है कि अगर ये मेरा दांत है, ये मेरा दांत है, ठीक है, और बाहर एनामल है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डेंटिन है, ये मेरे पास डेंटिन है, ठीक है, और ये सेंटर पे मेरे पास पल्प है। तो अगर मेरे पास फ्री पल्प स्टोन है तो वो सराउंडेड बाय पल्प होगा, वो सेंटर पे होगा, सेंटर पे या यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब उसके सराउंडिंग में कम्प्लीटली पल्प होगा। अगर मेरे पास अटैच्ड पल्प स्टोन है तो ये आधा तो डेंटिन में फ्यूज हो रहा होगा, ठीक है, तो इट इज पार्शियली फ्यूज्ड विद डेंटिन। और अगर एम्बेडेड है तो वो कम्प्लीटली डेंटिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इंटायरली सराउंडेड बाय डेंटिन। तो ये उसके लोकेशन के बेसिस पे पल्प स्टोन के क्लासिफिकेशन है। और फिर आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि वो बना कैसे, उसके बेसिस पे कौन से क्लासिफिकेशन है। तो 2 टाइप के पल्प स्टोन होते हैं उसके बेसिस पे, एक होता है ट्रू पल्प स्टोन और दूसरा होता है फॉल्स पल्प स्टोन, ठीक है। तो ट्रू पल्प स्टोन क्या होता है, ट्रू पल्प स्टोन, ये दोनों दिखने में लगभग एक ही जैसे होते हैं। ट्रू पल्प स्टोन में क्या होता है कि इसमें ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पल्प स्टोन है अगर, तो यहाँ पे मुझे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट इसके सरफेस पे मिलेंगे, और ट्यूब इसमें ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस होंगे। ये होता है ट्रू पल्प स्टोन, इट इज सिमिलर टू डेंटिन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बनता कैसे है कि अगर जब मेरा पल्प बन रहा था तो कहीं से HERS के कुछ रेमिनेंट्स यहाँ पे रह गए, ठीक है, HERS थोड़ा सा छूट गया, बाद में ये डिफ्रेंशिएट होके ओडोंटोब्लास्ट बन गया, और इसने ओडोंटोब्लास्ट मतलब क्या, डेंटिन बनाएगा, और वो डेंटिन बन गया पल्प स्टोन, ठीक है, छोटा सा HERS रह गया यहाँ पे। फिर दूसरा होता है फॉल्स पल्प स्टोन। तो फॉल्स में क्या होता है कि इसमें कोई डेंटिन वेंटिन नहीं रहा, इसमें क्या हुआ कि मेरा पल्प था, यहाँ पे कभी तो मेरे पल्प में कोई इन्फेक्शन हुआ, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया, अब उसको कंटेन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास बैक्टीरिया है,
तो मेरे पल्प जो भी उसमें सेल्स हैं वो लड़ रहे हैं, यहाँ पे अपना वॉर फ्रंट उनका चल रहा है। तो वो इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो इसके लिए मेरे पल्प ने क्या किया कि इसको नेक्रोसिस कर दिया, मतलब जो भी सेल्स यहाँ पे हैं सबको मार देंगे, अच्छे बुरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबको मार दिया। तो इसके सेंटर पे नेक्रोसिस हो गया। अब उस नेक्रोसिस को कंटेन करने के लिए उसके सराउंडिंग कैल्सिफाइड डिपोजिशन हो गया, ठीक है, ताकि वो यहाँ से बाहर ना जा सके, जो भी उसमें मरा हुआ जो भी डेब्रीज है वो इसके सेंटर पे कंटेन रह जाए और बाहर ना जा सके। तो ऐसे बनता है फॉल्स पल्प स्टोन। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इसमें डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स नहीं है। इट कंटेन्स कंसेंट्रिक लेयर ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू। तो ये जो कैल्सिफाइड डिपोजिशन होता है ना, कंसेंट्रिक लेयर्स में होता है, तो काइंड ऑफ ये ऐसे सेंटर से स्टार्ट होगा और फिर बाहर बढ़ता 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट मे बी सराउंडेड बाय कोलेजन फाइबर्स। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कोलेजन का डिपोजिशन देखने को मिल जाए, ठीक है। इन अ सेंटर देयर मे बी रेमिनेंट्स ऑफ नेक्रोटिक एंड कैल्सिफाइड सेल्स। तो जैसे मैंने बताया कि सेंटर में आपको नेक्रोसिस मिलेगा। नेक्रोसिस, रिमेंबर दैट इट इज डेथ ऑफ सेल्स, यू स्टडी दैट इन सेकेंड ईयर, ठीक है। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे दोनों का, तो ये है ट्रू पल्प स्टोन जो कि मैंने पहले पढ़ाया था। तो यहाँ पे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं पल्प स्टोन पे। और ये है फॉल्स पल्प स्टोन, तो यहाँ पे सेंटर पे नेक्रोसिस है और यहाँ पे कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ कैल्सिफाइड डिपोजिशन है, ठीक है। आखिरी टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, क्लिनिकल कंसिडरेशंस। वैसे तो ये कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने एलएक्यू में या एसएक्यू में भी छोटी सी लाइन भी ऐड कर देंगे तो इट विल टेक अप यू लाइक अ लेवल, ठीक है। तो 3 डिजीजेस डिस्कस करेंगे, पल्पाइटिस, पल्प पॉलिप और पिंक टूथ। तीनों में क्या क्या होता है? पहला पल्पाइटिस। पल्पाइटिस इज की पल्प का इन्फ्लेमेशन। आपने कुछ खाया, कुछ मीठा खाया और दांत में दर्द हुआ, तो जनरली इट इज पल्पाइटिस, ठीक है। किसके रिस्पॉन्स में होता है? तो ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या हो सकता है? केरीज, केरीज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और फिजिकल ट्रॉमा, की मार दिया, चोट लग गई किसी ने, तो उसकी वजह से पल्प में इन्फ्लेमेशन हो गया और वो दर्द दे रहा है, ठीक है। दूसरा होता है पल्प पॉलिप या फिर क्रॉनिक हाइपोप्लास्टिक पल्पाइटिस। तो इसमें क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। बच्चों के दांत में होता है जनरली मोलर्स में कि आपका पल्प ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा, और इसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इज इंक्रीज, ओके, इंक्रीज इन मास नंबर, दैट इज हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया में ऐसे पल्प बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा, पल्प चेम्बर्स एक्सपोज ओपन रहेंगे तो, और ये ऐसे ग्रैन्युलेशन टिश्यू बाहर ऐसे एक्सपोज दिखेगा, राइट। ग्रैन्युलेशन टिश्यू आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। जस्ट रिमेंबर कैसे पल्प प्रोट्रूड करते हुए बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर तीसरा है पिंक टूथ। पिंक टूथ में क्या होता है कि इसमें भी इन्फ्लेमेशन हुआ, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे भी दांत था, इसमें भी पल्प में इन्फ्लेमेशन हुआ जिस भी कारण से, लेकिन इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ कि पल्प डेंटिन को ही रिजॉर्ब कर गया। तो यहाँ पे डेंटिन होना चाहिए था जो कि इसको थोड़ा ओपेक बनाता है। आपका पल्प नॉर्मली नहीं दिखता है, लेकिन इसमें सिंस वो डेंटिन को रिजॉर्ब कर गया, तो आपको इनामल ट्रांसलूसेंट होता है नेचर में, तो आपका दांत आपको पिंकिश दिखेगा, तो दैट इज पिंक टूथ, ओके। तो इस पूरा चैप्टर को ये कंक्लूड करता है। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।